एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है दोस्तों। आप सभी को बताना चाहेंगे कि आज हम करेंगे द्विवेदी युग की प्रश्नोत्तरी। इसके पहले दोस्तों हमने कर लिया था जो है कि आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल। तो रीतिकाल में हम टोटल एक कंटेंट का वीडियो दिए हैं और 2 वीडियो हमारी प्रश्नोत्तरी के हैं। रीतिकाल में हम टोटल 200 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी किए हुए हैं, जिसका प्लेलिस्ट हम बना दिए। अब हमने आधुनिक काल में कर लिया है। आधुनिक काल में हम कर लिए हैं भारतेंदु। अब लिखे आज करेंगे, आज की प्रश्नोत्तरी जो होगी वो द्विवेदी युग पे होगी। आपको बताना चाहेंगे यह नवरात्रि का मौसम है, थोड़ा सा लाउड स्पीकर की आवाज़ आपको जा रही होगी तो उसे इग्नोर करके अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। चलिए आइए, आज का पहला प्रश्न हम करेंगे द्विवेदी युग से। और ये पहला प्रश्न है 1 से लेके आपको पता है 42 नंबर तक का प्रश्न हम कर लिए हैं, जो भारतेंदु युग का था, तो हम अलग किए हैं द्विवेदी युग को। चलिए समझने का कार्य करते हुए 100 प्रश्न हम लेंगे द्विवेदी युग में, ठीक है। किस पत्रिका के प्रकाशन वर्ष को भारतेंदु युग का समाप्ति का सूचक माना गया है? साहित्य संदेश, सरस्वती, आनंद कादम्बिनी, नागरी प्रचारणी। तो सबको पता है कि यह होगी सरस्वती, ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने थे? 1900, 1902, 1903, 1904। तो सबको पता है 1903 से 1918 तक यह लगभग इस पत्रिका का संपादन कार्य किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को जोड़ने वाली कड़ी कवि किसे कहा जाता है? अच्छा प्रश्न है। जैसे पीछे हमने रीतिकाल में बताया था, घनानंद को भी हमने बताया था कि जब आपका आदिकाल समाप्त होता है और भक्तिकाल लगता है तो उस बीच की कड़ी में कौन आते हैं? घनानंद आते हैं। और रीतिकाल में हमने बताया था जब भक्तिकाल समाप्त होगा और रीतिकाल चालू होगा तो उसके बीच के कड़ी थे केशवदास। वैसे ही आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को जोड़ने वाली कड़ी का कवि किसे कहा जाता है? बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन, मैथिली शरण गुप्त, राधा चरण गोस्वामी, बाल मुकुंद गुप्त। 45 नंबर के प्रश्न का आप सभी उत्तर दीजिएगा, मुझे बेसब्री से इंतजार है। तो ये है बाल मुकुंद गुप्त। कौन है? तो बाल मुकुंद गुप्त। डी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, हिंदी में स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? श्रीधर पाठक, हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी। 46 नंबर के प्रश्न का आप सभी उत्तर दीजिएगा। तो ये होंगे श्रीधर पाठक। ए नंबर सही होगा। अब चलेंगे 47 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, नायिका भेद वर्णन के विरोधी हैं? देख रहे हैं, मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह, हरिऔध उपाध्याय, जगन्नाथ दास रत्नाकर। 47 नंबर के प्रश्न में सभी को पता है ये विरोधी थे नायिका भेद के, तो ये थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, संपत्ति शास्त्र के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राहुल संकीर्तन, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबू श्याम सुंदर दास। 48 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, आप सभी उत्तर दीजिएगा। तो संपत्ति शास्त्र किसकी रचना है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है, सी सही होगा। अगला प्रश्न है 49 नंबर का, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे कहा जाता है? सरहप्पा, पुंडया, पुंड, भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्रीधर पाठक। 49 नंबर की प्रश्न में आप सभी उत्तर दीजिएगा। तो खड़ी बोली के प्रथम कवि कहे जाते हैं श्रीधर पाठक। डी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, श्रीधर पाठक की कौन सी रचना ब्रजभाषा में है? उजड़ ग्राम, एकांत योगी, श्रांत पथिक, उपर्युक्त सभी। 50 नंबर के प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। तो ये होगा उजड़ ग्राम। ए नंबर सही होगा। अगला प्रश्न है, श्रीधर पाठक की रहस्यवादी कविता है सांध्य अटन, सुसंदेश, कश्मीर सुषमा, भारत गीत। 51 नंबर के प्रश्न में बताइएगा। तो ये होगा श्रीधर पाठक की रहस्यवादी रचना, तो ये होगा बी नंबर सही होगा, सुसंदेश। अगला प्रश्न है 52 नंबर का आपके स्क्रीन पे, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की प्रथम रचना है प्री प्रवास, वैदेही वनवास, कृष्ण शतक, रस कलश। तो यह है प्री प्रवास। क्या होगा? प्री प्रवास। 52 नंबर के प्रश्न में आंसर होगा, 1 मिनट ध्यान देना है, यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे। नेक्स्ट इस प्रश्न को थोड़ा सा गौर कीजिए, मैंने जब जल्दबाजी में लगा दिया, ठीक है, तो इसके लिए सॉरी, ध्यान दीजिए। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की प्रथम रचना पूछी जा रही है ना, तो ये होगी प्री प्रवास, वैदेही वनवास, कृष्ण शतक, रस कलश। कौन सी होगी? तो ये होगी कृष्ण शतक। सी नंबर सही होगा, क्योंकि इनका जो प्री प्रवास है बहुत प्रसिद्ध है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, खड़ी हिंदी का पहला जो है कि महाकाव्य प्री प्रवास, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए।
हरिओद जी ने अपने किस ग्रंथ में नायिका भेद के अंतर्गत देश प्रेमिका, लोक प्रेमिका, जाति प्रेमिका, परिवार प्रेमिका का आदर्श कल्पना की है? कृष्ण शतक में, वैदेही वनवास में, प्रिय प्रवास में, रस कलश में। 53 नंबर के प्रश्न का सभी उत्तर दीजिएगा। ये 100 है कि प्रदेश प्रेमिका, लोक प्रेमिका, जाति प्रेमिका, परिवार प्रेमिका की जो कल्पना की है वो रस कलश में किए हैं। डी नंबर सही होगा। अगला है देखिए, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास में कितने सर्ग हैं? 17, 15, 11, 7। अब बताइए 54 नंबर के प्रश्न में, तो ये सभी को पता है कि इसमें 17 है, कामायनी में 15 सर्ग हैं। किसमें? कामायनी में। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की रचना है, याद रखिएगा। अब देखिए, मैथिली शरण गुप्त के ने अपने काव्य गुरु किसे कहा है? सूरदास को, वल्लभाचार्य को, तुलसीदास को, महावीर प्रसाद द्विवेदी को। तो यह 55 नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे, इनके जो काव्य गुरु थे वो थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। अभी ये 56 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। हरिओद जी का रीति ग्रंथ है, देख रहे हैं? रसकलश, पारिजात, पद्यम, प्रसून, चोखे, चौबदे। 56 नंबर के प्रश्न में आप सभी याद रखेंगे कि जो इनका रीति ग्रंथ है वो रस कलश है। क्या है? रस कलश है। अगला प्रश्न है आपका, प्रिय प्रवास में किस रस की प्रधानता है? वीर रस, श्रृंगार रस, वीर एवं और श्रृंगार, श्रृंगार और करुण। 57 नंबर के प्रश्न का सभी लोग उत्तर दीजिएगा। अच्छा प्रश्न है, तो इसमें है श्रृंगार और करुण। डी नंबर सही होगा। आगे चलें, हरिओदकृत वैदेही वनवास क्या है? प्रबंध काव्य, गीत काव्य, चंपू काव्य, मुक्तक काव्य। 58 नंबर का प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पे है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो वैदेही वनवास क्या है? यह है प्रबंध काव्य। कैसा काव्य है? तो प्रबंध काव्य है। ए नंबर सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की प्रथम रचना है? भारत भारती, रंग में भंग, साकेत, यशोधरा। अब देखिए, प्रथम रचना पूछी जा रही, तो जल्दबाजी नहीं करिएगा, ध्यान से उत्तर दीजिएगा। तो ये होगा बी नंबर, रंग में भंग। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी थी? तो हिंदी साहित्य सम्मेलन, नागरिक प्रचारणी सभा, महात्मा गांधी केंद्रीय हिंदी निर्देशालय। तो ये इनको राष्ट्र कवि की जो उपमा मिली थी ये दिए थे महात्मा गांधी, क्योंकि उस समय देश संघर्ष कर रहा था, गांधीवाद चल रहा था आज़ादी की तरफ। और मैथिली शरण गुप्त की ऐसी ऐसी रचनाएं आ रही थी जिसमें एक युवक के अंदर प्रेरणा जगे और देश के लिए वो कुछ कर गुजर जाए। तो इसलिए गांधी जी प्रभावित होकर मैथिली शरण गुप्त को जो है कि, और इन्हीं की मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं की जो भूमिका लिखते थे वो लिखते थे। प्रथम जो है कि प्रधानमंत्री थे। अब आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा तब जो है कि कौन थे उस समय प्रथम प्रधानमंत्री जब देश आज़ाद हुआ था, है ना? तो वो इनकी मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं की भूमिका लिखा करते थे, है ना? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, द्विवेदी युग के किस कवि को राज्यसभा का सदस्य नियुक्त किया गया? महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह हरिओद, श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त। देख रहे हैं, राज्यसभा का सदस्य नियुक्त किया गया था द्विवेदी युग में। 61 नंबर के प्रश्न का सभी लोग उत्तर दीजिएगा। तो बताइए फटाफट, 61 नंबर में मैथिली शरण गुप्त थे। कौन थे? मैथिली शरण गुप्त थे। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की लोकप्रियता का मूलाधार ग्रंथ है? भारत भारती, साकेत, यशोधरा, पंचवटी। सभी रचनाएं इन्हीं की हैं, इन्हीं से मतलब मैथिली शरण गुप्त जी की हैं। आप बताइए कि मूल आधार क्या था? तो ये था भारत भारती। ए नंबर सही होगा। नीचे प्रश्न दिया है, भारत भारती का प्रकाशन वर्ष कब है? बहुत बार पूछा जाता है, क्रम से लगाने में याद रखिएगा। भारत भारती का प्रकाशन क्रम बताइए। 1910, 1912, 1914, 1916। तो ये था 1912 ईस्वी। आगे चलें। नेक्स्ट प्रश्न है, आप सभी को बताना चाहेंगे कि सारे प्रश्न द्विवेदी युग के हैं, ठीक है? चलिए, मैथिली शरण गुप्त की वह रचना जिसने देश में राष्ट्र प्रेम की धूम मचा दी थी? साकेत, यशोधरा, भारत भारती, जय भारत। 64 नंबर के प्रश्न में सबको पता है, वह रचना थी भारत भारती, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे हम जो है 65 नंबर के प्रश्न को, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कुछ रचनाएं हैं जिनका सुमेलन करना है। जगत सच्चाई सार किसकी रचना है? तो यह है श्रीधर पाठक की। किसकी है? श्रीधर पाठक की। और बालचर, बालचर किसका है? ऐसे आप नोट कर लीजिए, हरिओद का है। किसका है? बालचर हरिओद का है। मतलब बी में पहला सही होगा। आगे चलते हैं और इस प्रश्न को मिलाते हैं, ठीक है? आप देखिए,
बी में पहला, ये रहा बी और बी में पहला, ये मिल गया आपको। अब आपको करना क्या है, अब ध्यान से फिर से देखना है प्रश्न को। द्वापर किसका है, तो द्वापर है मैथिली शरण गुप्त का, मतलब कि 5 नंबर, सी में पाँचवा, ये भी सी में पाँचवा है। ठीक है। पथिक, पथिक किसका है, तो पथिक है। आप ध्यान दीजिए, आपसे पूछा जा रहा है आपकी स्क्रीन पे प्रश्न, पथिक किसका है, बताइएगा। पथिक किसका है, 1 मिनट ध्यान दीजिए। पथिक किसका है, ये प्रश्न है, पथिक किसका है। ठीक है, तो बताइए। तो पथिक है राम नरेश त्रिपाठी का, और जो 2 नंबर पे थे। मिला जुला के इस प्रश्न का जो उत्तर होगा डी सही होगा। क्या सही होगा, डी। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, और सारा आपको आ भी रहा होगा। अब ये 66 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम है, तो बताइए। ये सभी रचनाओं का क्रम बताना है, जैसे जैसे ये प्रकाशित हुई हैं वैसे बताना है। चलिए आप देखेंगे, सबसे पहले आपने प्री प्रवास देखा, इसके बाद रस कलश चोखे चौपदे बंदे ही बनवास। तो इस प्रश्न का हम प्रकाशन वर्ष भी देखेंगे। तो प्री प्रवास का प्रकाशन वर्ष कब हुआ है, तो 1914 ईस्वी हुआ है। रस कलश का कब हुआ है, रस कलश का 1931 ईस्वी में हुआ। कब हुआ है, 1931। चोखे चौपदे, चोखे चौपदे की जो प्रकाशन काल है 1932 ईस्वी है। बदेही बनवास तो 1940 है। क्या है, 1940 है। आप बताइए, आप इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर क्या सही होगा। 66 नंबर के प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, तो ए सही होगा। क्या सही होगा, ए नंबर सही होगा। और नोट भी कर लीजिएगा प्रकाशन काल। ठीक है, ये 67 नंबर का प्रश्न है, प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम बताइए। तो समझ रहे हैं आप, इसमें सबसे पहले क्या होगा, भारत भारती ऊपर आपने देखा था 1912 था इसका प्रकाशन, तो इस हिसाब से आप इसमें जा सकते हैं। बट अभी हमें प्रश्न को अच्छे से देखना होगा। ठीक है, 67 नंबर के प्रश्न में पंचवटी का प्रकाशन कब हुआ है, तो पंचवटी का जो प्रकाशन हुआ है वो कब हुआ है, ये आपको बताना है। तो 1925 में हुआ है। कब हुआ है, पंचवटी 25, ऐसे करके लर्न करो। अब झंकार है, तो झंकार किसका कब है, तो झंकार का प्रकाशन वर्ष 1929 ईस्वी हुआ है। अब बचा आपका साकेत, साकेत का जो प्रकाशन वर्ष है वो कब है, 1931 है। ठीक है, अब सबसे पहले 12 आएगा, फिर 25, फिर 29, फिर 31, तो इसका मतलब है बी सही होगा, बी सही होगा। आगे चलें, नेक्स्ट प्रश्न है अनुक्रम वाला ही प्रश्न, ये भी 68 नंबर का प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पे है। आपको ध्यान देना है कि प्रकाशन काल के अनुसार सही क्रम बताए, और मैथिली शरण गुप्त के ही ये सारी रचनाएं आपसे पूछी जा रही हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यशोधरा। यशोधरा का प्रकाशन वर्ष कब है, तो ये है 1932 ईस्वी। कब है, 32। द्वापर 1936। जय भारत, जय भारत का प्रकाशन वर्ष है 1952 ईस्वी। कब है, 1952। विष्णुप्रिया, विष्णुप्रिया का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1957 ईस्वी। ठीक है, सी नंबर सही होगा। आगे चले, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। साकेत का प्रथम सर्ग आरंभ होता है राम वंदना से, गणेश वंदना से, साकेत वैभव से, सरस्वती वंदना से। अच्छा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, ध्यान दीजिएगा। तो यह जो शुरू होता है वह होता है सरस्वती वंदना से। आइए अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। रामचरितमानस के बाद हिंदी में राम काव्य का दूसरा स्तंभ साकेत है। यह साकेत का अर्थ है अयोध्या। क्या है, अयोध्या। 70 नंबर के प्रश्न में आप सभी को पता है, इजी प्रश्न पे समय नहीं गंवाएंगे। साकेत प्रबंध काव्य है। साकेत कैसा काव्य है, प्रबंध है। याद रखिएगा। में कितने सर्ग हैं, 10, 12, 15, 7। साकेत, साकेत पूछा जा रहा है, तो इसमें 12 सर्ग हैं। क्या है, 12 सर्ग हैं। बी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न है, साकेत महाकाव्य के सृजन का प्रेरणा स्रोत है भवभूतिकृत उत्तम रामचरितम, तुलसीकृत रामचरितमानस। क्योंकि जो साकेत महाकाव्य है उसका अर्थ ही होता है अयोध्या। तो आपको बताना है कहाँ से यह महाकाव्य जब लिख रहे थे कवि, तो सृजन कहाँ से लिए थे, मतलब कहाँ से। जैसे कभी भी आप कुछ क्रिएटिव माइंड लगाते हो ना, तो क्या करते हो, पहले कुछ चीज़ को देखते हो ध्यान से। वही यहाँ पे इस प्रश्न का आशय है। 72 नंबर के प्रश्न में सब बताइएगा, तो कहाँ से लिए थे ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ए नंबर में भवभूतिकृत उत्तम रामचरितम, बी है तुलसीकृत। अब देखना है, सी में दिया है रविंद्रनाथ ठाकुर कृत काव्येर उपेक्षितम, तो यही सी नंबर सही होगा। आगे चलें। अब देखिए 73 नंबर का प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा प्रश्न है, कई बार रिपीट होता है। साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है पंचम, सप्तम, अष्टम, नवम। तो उर्मिला का विरह वर्णन जो आता है वो इसी में आता है, नवम सर्ग में।
अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की कौन सी कृति प्रकाशन क्रम में पहले आती है? तो भारत भारती आती है 1900 सॉरी, एक मिनट, आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, याद रखिएगा। ये है 74 नंबर का प्रश्न। इसमें बताना है आपको कि मैथिली शरण गुप्त की कौन सी कृति प्रकाशन क्रम में पहले आती है? जयदत्त वध, पंचवटी, भारत भारती और बिकट भट्ट। कैसा? तो ये बिकट भट्ट। ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं के बारे में। तब आप बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, है ना? ध्यान दीजिए। तो ये सबसे पहले आएगी जयद्रथ वध। कौन सा होगा? जयद्रथ वध। ठीक, आगे चलें। आप देखेंगे हम 75 नंबर के प्रश्न को, कुछ ऐसा ही प्रश्न है, ये भी ध्यान दीजिए। मैथिली शरण गुप्त की वह रचना जिसमें राष्ट्र की बलि वेदी पर अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाले युवक का चित्रण हुआ है। तो इसमें भी जयद्रथ वध हुआ है कि त्रिपथका में, नल दमयंती में, सुलोचना में। तो इसका भी आंसर होगा जयद्रथ वध। अगला प्रश्न है, चैतन्य महाप्रभु की वियुक्ता पत्नी के त्याग, तप और उनकी मनोदशा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? विष्णुप्रिया, सुलोचना, हिडिंबा, सैरंध्री। 76 नंबर के प्रश्न में बताएंगे तो यह है विष्णुप्रिया। ए नंबर सही होगा। बिरहिणी नारी की मार्मिक व्यथा का चित्र किस ग्रंथ में हुआ है? ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। 77 नंबर का प्रश्न जो है वो आपके स्क्रीन पे है। बताइए, साकेत, यशोधरा, विष्णुप्रिया, उपर्युक्त सभी। तो देख रहे हैं, बिरहिणी नारी की मार्मिक व्यथा का चित्रण किस ग्रंथ में हुआ? तो इसमें भी हुआ, इसमें भी हुआ। यशोधरा गौतम बुद्ध की पत्नी का, और साकेत आप समझ रहे हैं, विष्णुप्रिया, ये सभी में क्या है? बिरहिणी नारी का दर्द है ना? चलिए, 78 नंबर का प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे। अब आप ध्यान देंगे और अच्छे से ध्यान दीजिएगा। कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? द्वापर, यशोधरा, पथिक, गुरुकुल। तो बताइए कौन सी रचना नहीं है? तो अब बताएंगे आप कि यह पथिक इनकी रचना नहीं है, सी। तो यह किसकी रचना है? कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से आप हमें बताइएगा सभी लोग ध्यान से। पथिक किसका है? त्रिपाठी जी का है, किसका है? ध्यान दीजिए। मैथिली शरण गुप्त की अतुकांत रचना कौन सी है? द्वापर, विष्णुप्रिया, यशोधरा, मेघनाद वध। 79 नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे अतुकांत रचना है मेघनाद वध। अगला प्रश्न है, बौद्धकालीन संस्कृति की उद्घाटित करने वाली काव्य ग्रंथ है अनग, बिकट भट्ट, वित्र संहार, झंकार। 80 नंबर के प्रश्न में आप सभी बताइएगा क्या होगा? ये है अनग। क्या है? अनग है। अब अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, जोधपुर के राजा राजपूत सरदार की तीन पीढ़ियों तक चलने वाली गाथा का वर्णन किस काव्य ग्रंथ में? झंकार, बिकट भट्ट, सैरंध्री, गुरुकुल। ठीक है, 81 नंबर के प्रश्न में बताइएगा तो यह है बिकट भट्ट। क्या है? बिकट भट्ट। साकेत के किस सर्ग में उर्मिला लक्ष्मण मिलन वर्णित है? नवम, दसम, एकादशम और द्वादशम। 82 नंबर के प्रश्न में आप सभी उत्तर बताएंगे। तो नवम में तो उसकी बहुत पीड़ा है उर्मिला की, और दसम में दोनों का मिलन का वर्णन है। एक मिनट, गलत टिक हो गया। 82 नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे तो द्वादशम, दसम में नहीं, द्वादशम में, है ना? मैंने द्वादशम ठीक लगाया लेकिन मैं दसम बोल दी थी। तो डी नंबर सही होगा। आगे चलें। अगला प्रश्न है 83 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे। ये रहा प्रश्न, मैथिली शरण गुप्त की किस काव्य कृति को हिंदू संस्कृति का स्वच्छ दर्पण कहा जाता है? जय भारत, साकेत, यशोधरा, विष्णुप्रिया। 83 नंबर के प्रश्न का आप सभी उत्तर दीजिएगा। तो यह होगा जय भारत। ए नंबर सही होगा। अगला प्रश्न है, माइकल मधुसूदन दत्त की कृतियों का अनुवाद मैथिली शरण गुप्त ने किस उपनाम से किया? कलाधर, मधु, त्रिशूल, जकी। ठीक है, 84 नंबर के प्रश्न में आप सभी उत्तर दीजिएगा। तो ये इनका जो उपनाम था वो कलाधर था। क्या था? कलाधर। ठीक है, 84 नंबर के प्रश्न में आप सभी ध्यान दीजिएगा। एक मिनट, आज तो ये साउंड की वजह से थोड़ा माइंड भी साउंड की तरफ चला जा रहा है, तो क्षमा कीजिएगा। आप लोग प्रश्न को एक बार फिर से पढ़िए। माइकल मधुसूदन दत्त की कृतियों का अनुवाद मैथिली शरण गुप्त ने किस उपनाम से किया था? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो कलाधर तो आप जानते हैं, कलाधर नाम से कौन से लेखक जो है कि रचना करते हैं।
अब आपसे पूछा जा रहा है उपनाम किसका, तो ये माइकल मधुसूदन दत्त की कृतियों का अनुवाद मैथिली शरण गुप्त ने किस उपनाम से किया था, ये प्रश्न आपके समक्ष था। तो इसका आंसर होगा मधुप। ठीक है, जकी और ये सब तो आप पढ़ चुके हैं। त्रिशूल, ठीक है, ध्यान दीजिए। त्रिशूल उपनाम किसका है, नाथूराम शर्मा शंकर का, सियाराम शरण गुप्त का, गया प्रसाद शुक्ल सनेही का, राय देवी पूर्ण का। 85 नंबर के प्रश्न को आप सभी जानते हैं। त्रिशूल उपनाम जो है गया प्रसाद शुक्ल सनेही का है ना। आगे चलिए, ध्यान दीजिए। जकी उपनाम से उर्दू में काव्य करना रचना करने वाले, एक मिनट, जकी उपनाम से उर्दू में काव्य रचना वाले कवि का नाम है, करने वाले कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद, राय देवी प्रसाद पुट, मैथिली शरण गुप्त और जगन्नाथ दास रत्नाकर। 86 नंबर के प्रश्न में आप सभी बताइए जकी किसका उपनाम है, तो जगन्नाथ दास रत्नाकर का है। ज ऐसे कनेक्ट करो, ज से जकी, जगन्नाथ। ठीक है, देखेंगे 87 नंबर का प्रश्न है भक्ति काल और रीतिकाल का समन्वय कवि किसे कहा जाता है, जगन्नाथ दास रत्नाकर, मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी, अयोध्या सिंह हरिओद उपाध्याय। बताइए, ये है 87 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। तो रीतिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल का समन्वय कवि किसे कहा जाता है, ये कहे जाते हैं ए नंबर जगन्नाथ दास रत्नाकर। नेक्स्ट का प्रश्न है कविता कामिनी कांत, भारतेंदु, प्रगेंदु, साहित्य सुधाकर उपाधियों से सम्मानित है। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, नाथूराम शर्मा शंकर, अयोध्या सिंह हरिओल, सुमित्रा नंदन पंत। 88 नंबर का प्रश्न है, इसका उत्तर होगा नाथूराम शर्मा शंकर। ठीक है, आप चलिए बी नंबर सही होगा। आगे चलेंगे। अनुराग रत्न के रचनाकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, नाथूराम शर्मा शंकर, बाल मुकुंद गुप्त। 89 नंबर के प्रश्न का आप सभी उत्तर देंगे, ये है नाथूराम शर्मा शंकर, सी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न है 90 नंबर का, राय देवी प्रसाद पूर्ण की वह कृति जो कुंडलीय छंद में है, बसंत वियोग, मृत्युंजय, राम रावण विरोध, स्वदेश कुंडल। 90 नंबर के प्रश्न का आप सभी उत्तर दीजिए, तो ये है स्वदेश कुंडल, स्वदेश कुंडल है ना। चलिए 91 नंबर के प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। करुणा कादम्बनी के रचनाकार हैं गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचरित उपाध्याय, बाल मुकुंद गुप्त। शिव शंभू का चिट्ठा, पूरा चिट्ठा हमारे चैनल पे अपलोड किया जा चुका है और नेट के पाठ्यक्रम में है। ठीक है, ध्यान से पढ़िए, यहाँ से प्रश्न बनता है। ठीक, अब बताइए 91 नंबर के प्रश्न में ये है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, ए नंबर सही होगा। अगला प्रश्न है राम नरेश त्रिपाठी की फुटकल कविताओं का संग्रह है पथिक, मानसी, मिलन, स्वप्न। 92 नंबर के प्रश्न का आपसे भी उत्तर दीजिए, तो यह है मानसी। क्या है, मानसी। एक प्रश्न हमने पूछा था, उसका आंसर यहीं पे आपको मिल गया होगा, उम्मीद है मुझे। ध्यान दीजिए 93 नंबर के प्रश्न का प्रकाशन काल आपसे पूछा जा रहा है, सही अनुक्रम बताइए। तो सबसे पहले बताइए मानसी, स्वप्न, मिलन, पथिक, पथिक मलिक, स्वप्न, मानसी, मिलन, पथिक, मानसी, स्वप्न, स्वप्न, मानसिक, पथिक, मिलन, क्या सही होगा ये बताना है। अब सबसे पहले ध्यान दें कि हम जो है स्वप्न का प्रकाशन वर्ष कब हुआ है, तो स्वप्न का प्रकाशन वर्ष हुआ है 1929 ईस्वी में। और देखिएगा अब आप नेक्स्ट आएगा मानसी, मानसी का प्रकाशन वर्ष कब हुआ है, तो 1927 ईस्वी में हुआ है। पथिक, पथिक जो है 1920 में हुआ। मिलन, मिलन होगा 1917 ईस्वी में। इस हिसाब से सी ऑप्शन करेक्ट है, सी करेक्ट है। आगे चलें, नेक्स्ट प्रश्न है 94 नंबर का, राम नरेश त्रिपाठी कृत खंड काव्य की संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4। 94 नंबर के प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, तो 3, सी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, ये है जो है कि रामचरित चिंतामणि किसकी रचना है, नाथूराम शर्मा शंकर, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, अयोध्या सिंह हरिओद, रामचरित उपाध्याय। तीनों लोगों का जो उपनाम है इनको याद रखिएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय का हरिओद है, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही है और नाथूराम शंकर शर्मा, इनका जो है शंकर उपनाम है। ठीक है, 95 नंबर प्रश्न का आप सभी उत्तर दीजिएगा, तो डी होगा। क्या होगा, डी होगा। आगे चलें नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 96 नंबर के प्रश्न में आपको ध्यान से पढ़ लेना है एक बार। प्रत्येक प्रश्न के लिए कथन दिया गया है, उनके उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, इन जिनमें
कोई एक ही सही है, आप सही का विकल्प चुनिए। सरगय नरक ठिकाना नाही, ये प्रश्न कभी भी अपने दादा नानी के मुंह से आपने सुना होगा। सरगय नरक ठिकाना नहीं, ये किसने कहा है? तब तो साहित्य ही तो समाज का दर्पण है। अब आप बताइए कि किस लेखक ने कहा है। ठीक है, बताइए। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, नाथूराम शर्मा शंकर, प्रताप नारायण मिश्र। तो यह कथन है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। आगे चले, नेक्स्ट प्रश्न है 97 नंबर। मानस भवन में आर्य जन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती, किसका है और कहाँ से लिया गया है? ये प्रश्न आपसे पूछा था। तो यह भारत भारती से है। मैथिली शरण गुप्त की रचना है, जिसका प्रकाशन 1912 ईस्वी में हुआ है। चलिए, 98 नंबर का प्रश्न है। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में थी एक अभागिन रानी। अब यह किसका है? उर्मिला, सीता, कैकेयी, कौशल्या। कौन अभागी थी? सीता तो अपने पति के साथ गई थी, वो तो अभागी होंगी नहीं। तो बताइए, ये है सी, कैकेयी। ठीक है, प्रश्न को फिर से पढ़िएगा, आप समझ जाएंगे। अब देखिए, अभी हम कर रहे थे 98 नंबर का प्रश्न, अब हम करेंगे 99 नंबर का प्रश्न। मुझे फूल मत मारो किसका है? प्रेमघन, भारतेंदु, बालमुकुंद गुप्त, मैथिली शरण गुप्त। 99 नंबर के प्रश्न का सभी लोग उत्तर दीजिए। तो मैथिली शरण गुप्त, डी नंबर सही होगा। अगला है 100 नंबर का प्रश्न, और आज हम 100 नंबर तक के प्रश्नोत्तरी को ही लेंगे। नेक्स्ट हम 101 नंबर के प्रश्न से आगे लेंगे। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और थोड़ा लाउड स्पीकर का भी आवाज़ आ रहा है, तो आज आप इतना ही पढ़िए। अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, थोड़ा सा परिवार बढ़ाने में, ताकि मैं जो है कि मोटिवेट होकर कार्य कर सकूं। अच्छा लगता है इसलिए इस प्लेटफॉर्म पे आई हूँ। ठीक है, अधिकार खोकर बैठा रहना यह महादुष्कर्म है, नया अर्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। पूछे जा रहा है पंक्ति किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की, जयशंकर प्रसाद की, श्याम नारायण पांडे की, रामधारी सिंह दिनकर की। तो यह गुप्त जी की पंक्ति है। किसकी पंक्ति है? तो गुप्त जी की पंक्ति है। बाकी इस पीडीएफ में काफ़ी प्रश्न हैं, तो आज हम 100 नंबर तक के प्रश्न को लेते हैं, ताकि हम आराम से फिर कर पाए। ये यूजीसी नेट का पूछा हुआ प्रश्न है 101 नंबर का। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। यह पूछा जा रहा है कहाँ से है, कहाँ की यह पंक्ति है। कई बार यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में आई हुई, तो यह है प्रिय प्रवास से। तो 101 नंबर के प्रश्न से हम लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और आपके कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है। अगर आप कंटेंट पढ़ना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए, मैं हर जो है कि टॉपिक वाइज कंटेंट पढ़ाऊँ। जैसे अभी एक छोटा सा वीडियो आपके सामने आएगा आधुनिक काल का, भारतीय जैसे आधुनिक काल की जो भूमिका लेखक बताता है और उस समय की परिस्थितियाँ क्या क्या हैं, उसका मैंने बनाया एक छोटा सा वीडियो। पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, वो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगी। धन्यवाद।